welcome to lecture 25 of macroeconomics for your class 12. See, इस particular lecture में हम पढ़ेंगे control of money supply by central banking. Before this lecture, we've already discussed central bank और इसके सारे functions. Now, one of those functions was credit control, which is going to be the objective of this particular lecture. So we all know कि सेंट्रल बैंक बहुत सारे मेजर्स यूज करता है, उसके पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, राइट। और हम मॉनेटरी पॉलिसी बाय सेंट्रल बैंक को क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी भी बोलते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि मॉनेटरी मैनेजमेंट क्या है। सो मॉनेटरी मैनेजमेंट is the most important function of central bank. It relates to management of money supply. Monetary policy is the policy of the central bank to control and regulate the availability and flow of credit with the public as well as the cost and use of money for achieving certain predetermined objectives of the economy. देखो, इकोनॉमी के कुछ प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे इन्फ्लेशन 2% से 4% के बीच में ही रहना चाहिए, राइट। और इकोनॉमी में स्टेबिलिटी रहनी चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज में स्टेबिलिटी रहनी चाहिए। तो वी हैव सर्टेन मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमी की ग्रोथ एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। देन वी हैव प्राइस स्टेबिलिटी। थर्ड, we have stability in the rate of foreign exchange. After that, we have attainment of full employment. Fifth, we have balance of payment equilibrium. अब क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी में हमारे पास दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। हम दोनों इंस्ट्रूमेंट्स को डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट हमारे पास होता है क्वालिटेटिव, राइट। पहले हमारे पास क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और कुछ हमारे पास क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इन दोनों के बीच में पहले हम डिफरेंस समझ लेते हैं, उसके बाद हम इन दोनों को सेपरेटली और इनके टूल्स पढ़ लेंगे। लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? ये जनरल टूल्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं पूरी मनी सप्लाई को इन सर्कुलेशन, राइट। जबकि क्वालिटेटिव स्पेसिफिक टूल्स होते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूशन एंड डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये इन दोनों के बीच का मेन डिफरेंस होता है। क्वांटिटेटिव टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी इन सर्कुलेशन को इन्फ्लुएंस करता है, जबकि क्वालिटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन एंड डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट को इन्फ्लुएंस करता है, वो भी स्पेसिफिक सेक्टर में। ऑलराइट, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं इनके? तो क्वांटिटेटिव का आपका ऑब्जेक्टिव होता है टू कंट्रोल ओवरऑल सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। क्वालिटेटिव में क्या होता है हमारा ऑब्जेक्टिव? टू रेगुलेट द यूज एंड एलोकेशन ऑफ क्रेडिट टू स्पेसिफिक सेक्टर। क्वालिटी से आप स्पेसिफिक वर्ड याद रखिएगा, एंड क्वांटिटेटिव से आप टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी सप्लाई याद रखना, ठीक है। क्वांटिटेटिव क्या टारगेट करता है? इट टारगेट्स जनरल मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट, ओवरऑल लिक्विडिटी इन योर इकोनॉमी। जबकि क्वालिटेटिव ये स्पेसिफिक सेक्टर्स जैसे कि एग्रीकल्चर, कुछ प्रायोरिटी सेक्टर्स हो गए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा, हाउसिंग इंडस्ट्री, इन सबको स्पेसिफिकली टारगेट करता है। Now, quantitative instrument they affect the overall inflation rate, जबकि क्वालिटेटिव ये स्पेसिफिक सेक्टर टारगेट करते हैं, चाहे वो उस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए हो या उस सेक्टर में वहां के क्रेडिट को लिमिट उनकी एलोकेट करने के लिए हो, ठीक है। अब एक एग्जांपल देखिए इसका। सेंट्रल बैंक सीआरआर बढ़ाता घटाता है, ये एक तरह का क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट का यूजेज है। जबकि सपोज करिए अगर सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को बोल दे कि आपको इतना एग्रीकल्चर को लोन देना पड़ेगा, इतना आपको स्मॉल स्केल को लोन देना पड़ेगा, राइट, या फिर वो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स फॉर लोन टूल अपना इस्तेमाल करे, दैट इज योर क्वालिटेटिव।
तो सबसे पहले हम क्वांटिटेटिव पढ़ेंगे। क्वांटिटेटिव में हमारे पास बच्चों 6 तरह के रेट्स या फिर रेशियोज हो सकते हैं। लेट अस फर्स्ट राइट देम। तो पहला हमें पढ़ना होगा अबाउट रेपो रेट। दूसरा हमारे पास है बैंक रेट। फिर हम पढ़ेंगे रिवर्स रेपो रेट। चौथा हमारे पास है CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो। इसको हमने जब हम क्रेडिट क्रिएशन पढ़ रहे थे वहां पे भी समझा था। SLR को भी हमने वहां पे समझा था, इट्स स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। देन लास्ट में वी हैव ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये 6 में से ये 3 आपके रेट्स हैं और ये 3 रेशियोज, राइट। मोरलेस अगर मैक्रो लेवल पे समझो अगर, तो ये सब कुछ सारे क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मिलके ये एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, which is price stability, problem of inflation. Apart from inflation, these tools can solve the problem of deflation and stagflation. बट जो सबसे रियल प्रॉब्लम होती है इकोनॉमी की, दैट इज इन्फ्लेशन। डिफ्लेशन और स्टैगफ्लेशन इकोनॉमी में ज्यादा दिखता नहीं है, राइट। तो पहले हम रेपो रेट से शुरू करते हैं। अब देखो रेपो का फुल फॉर्म जो होता है, इट इज रीपर्चेज अग्रीमेंट। व्हाई रीपर्चेज, वील अंडरस्टैंड दिस। रेपो रेट या फिर रीपर्चेज रेट ये एक ऐसा इंटरेस्ट रेट होता है जिसपे सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को मनी लेंड करता है इन एक्सचेंज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ऑलराइट, this is the rate of interest at which RBI lends money to the commercial bank. कॉमर्शियल बैंक्स देखो लोन लेते हैं उनके लिक्विडिटी का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, उनके लिक्विडिटी स्टेटस को मेंटेन करने के लिए। अगर आप रेपो रेट बढ़ाओगे या घटाओगे तो आरबीआई आपके क्रेडिट क्रिएशन को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकता है। और क्रेडिट क्रिएशन का पावर किसके पास रहता है? आपके कॉमर्शियल बैंक के पास, राइट। तो रेपो रेट एक की टूल हो गया फॉर सेंट्रल बैंक टू रेगुलेट लिक्विडिटी, कंट्रोल इन्फ्लेशन, स्टेबलाइज द इकोनॉमी। अब डेफिनेशन में एक टर्म आया था गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को हम जी सेक भी बोलते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सरकारी गवर्नमेंट, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट इसको इशू करता है। रीपर्चेज इसलिए, सपोज करिए सेंट्रल कट इट, इमेजिन करिए कॉमर्शियल बैंक को कैश की जरूरत पड़ी फॉर शॉर्ट टर्म, ठीक है। मनी रेस करने के लिए कॉमर्शियल बैंक जाता है बॉस के पास, आरबीआई के पास, और वहां जाके अपने गवर्नमेंट बॉन्ड्स यानी सिक्योरिटीज बेचता है एंड अग्रीज टू बाय देम बैक आफ्टर अ सर्टेन पीरियड लाइक अ लोन। तभी हम इसको बोलते हैं रीपर्चेज अग्रीमेंट और रीपर्चेज रेट। तो वो जो इंटरेस्ट होता है जिस पे लोन दिया गया है उसी को हम रेपो रेट बोलते हैं। इसको हम इससे समझ लेते हैं। सपोज करिए हमारा कमर्शियल बैंक है, इसका नाम है ICICI बैंक, राइट। अब इसको पैसों की जरूरत पड़ी, ये भाग के गया बॉस के पास, बॉस से उसने लोन मांगा और उसके बदले में जी सिक्योरिटीज बॉस को दी। जी सिक्योरिटीज को कोलैटरल रख के बॉस ने वापस इसको पैसे दिए, क्रेडिट की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी, बट इसके बदले में अब कॉमर्शियल बैंक को, सेंट्रल बैंक को एक इंटरेस्ट रेट चुकाना पड़ेगा। वही इंटरेस्ट रेट होता है आपका रेपो रेट। समझ गए? अब आरबीआई क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी को इम्पैक्ट कर सकता है 3 डिफरेंट तरीकों से। अब हम एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला, इम्पैक्ट ऑन बैंक्स कैश रिजर्व। देखो कैश रिजर्व इज डायरेक्टली लिंक्ड टू क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी। जितना ज्यादा एक्सेस कैश रिजर्व रहेगा, क्रेडिट क्रिएशन उतना हायर अमाउंट में हो सकता है, राइट। तो अगर रेपो रेट बढ़ता है, सपोज करो रेपो रेट 10% है, ठीक है, 2% से रेपो रेट अब 10% आ गया है। ऐसे सिचुएशन में क्या हो गया,
borrowing from the RBI becomes more expensive for bank. अब एक छोटी सी चीज समझने की कोशिश करो, दो टाइप के इंटरेस्ट रेट, सॉरी, दो टाइप के रेपो रेट्स मैंने बोला, एक है 2%, एक है 10%। हम कौन सा केस समझ रहे हैं कि देर इज अ राइज इन रेपो रेट। रेपो रेट के बढ़ने से क्या इम्पैक्ट आया? अब इसका मतलब है आईसीआईसी बैंक को, हमने यहाँ डायग्राम बनाया था ना, अब इस बैंक को ज्यादा इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा लोन के लिए, तो बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई हैज नाउ बिकम एक्सपेंसिव। इसके कारण क्या हो गया? दिस डिस्करेजेस बैंक फ्रॉम बोरोइंग and forces them to reduce their cash reserve to manage their operation. As a result, banks will have less money to lend, lending to a reduction in credit creation of the economy. अब हम इसको एक बार, let us understand this situation like this. जब रेपो रेट बढ़ गया, जो कि हमने समझा था कि 10% हो गया 2% से, रेपो रेट के बढ़ने से कमर्शियल बैंक डिस्करेज हो गए कैश रिजर्व मेंटेन करने के लिए, और कैश रिजर्व किससे डायरेक्टली लिंक्ड होता है? क्रेडिट क्रिएशन से। सो वी कैन राइट discourages the commercial bank for which to keep cash reserve. Now when there is less cash reserve for credit creation, this reduces the supply of money. क्यों? क्योंकि अगर कैश रिजर्व कम है, मतलब कॉमर्शियल बैंक्स के पास कम पैसे हैं लेंड करने के लिए, जब कम पैसे हैं लेंड करने के लिए तो वो मनी क्रिएशन भी कम करेगा। ऐसे सिचुएशन में इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इन्फ्लेशंस प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व्ड। अगर हम इसका जस्ट ऑपोजिट कर दें, सपोज करते हैं देयर हैज बीन फॉल इन रेपो रेट, रेपो रेट अब 2% हो गया है। अब कॉमर्शियल बैंक्स एनकरेज हो गए हैं to keep excess cash reserve for the purpose of credit creation, due to which there has been increase in the supply of money. If there is increase in supply of money, economy में deflation का problem चल रहा होगा तो वो कम हो जाएगा। इससे हम क्या समझते हैं? अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज्यादा है, इसका मतलब है वहां पे इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है। अगर इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है तो वो रेपो रेट को बढ़ाने से सॉल्व हो सकती है। अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम है तो वहां पर डिफ्लेशन का प्रॉब्लम है। डिफ्लेशन के प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं अगर हम रेपो रेट को घटा दें। ऑलराइट, सिमिलर थिंग इज रिटन हियर। एक बार ये देख लेते हैं, जब रेपो रेट गिरता है तो आरबीआई से बोरो करना बहुत चीप हो जाता है, तो वो ज्यादा बोरो कर सकता है। ठीक है, ज्यादा बोरो करेगा तो उसके पास लेंड करने के लिए ज्यादा फंड्स रहेंगे। ये एनकरेज करेगा बैंक को टू बिल्ड हाई कैश रिजर्व। व्हेन देयर इज हाई कैश रिजर्व इट लीड्स टू मोर लेंडिंग। ठीक है, जब ज्यादा लेंडिंग होगी बिजनेसेस को और कंज्यूमर्स को तो क्रेडिट क्रिएशन बढ़ेगा। क्रेडिट क्रिएशन बढ़ेगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी स्टिमुलेट होगी। Alright, so these tools can be used to tackle multiple problems. Second is रेपो रेट इस्तेमाल किया जा सकता है एज अ वार्निंग सिग्नल फॉर मेंटेनिंग रिजर्व्स। राइट, अब कॉमर्शियल बैंक्स को अपार्ट फ्रॉम कैश रिजर्व, हमने एक चीज पढ़ी थी लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, एक वॉल्ट कैश नाम का रिजर्व भी मेंटेन करना होता है। देखो, वॉल्ट कैश का मतलब सिंपली इतना समझिए कि एक कॉशन मनी होता है टू सस्टेन बैंक्स देयर लाइबिलिटी ऑफ डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, रेपो रेट के बढ़ने या घटने से एक सिग्नल जाता है कॉमर्शियल बैंक्स के पास कि उनको उनके वॉल्ट कैश को बढ़ाना है या वॉल्ट कैश को घटाना है। राइट, अगर हम इफ वी कंसीडर इंक्रीज इन रेपो रेट, रेपो रेट के बढ़ने से देयर विल बी राइज इन वॉल्ट कैश। ठीक है, जिसके
रिजल्टेंट क्या होगा? देयर विल बी फॉल इन क्रेडिट क्रिएशन। क्यों? क्योंकि वॉल्ट कैश को अगर बढ़ाना है इसका मतलब है रिजर्व्स हमारे पास कम हो जाएंगे। रिजर्व्स कम होंगे तो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक भी कम हो जाएगी, क्रेडिट क्रिएशन भी कम हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा? देयर विल बी फॉल इन मनी सप्लाई बाय कमर्शियल बैंक्स। तो जो मनी सप्लाई हो रहा था कमर्शियल बैंक्स के थ्रू थ्रू देयर पावर ऑफ क्रेडिट क्रिएशन वो भी कम हो जाएगा। इसके कम होने से अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम हो रहा होगा तो वो सॉल्व हो जाएगा। सो दिस इज अनदर वे ऑफ लुकिंग एट इट। इसी का जस्ट ऑपोजिट होगा अगर आप रेपो रेट गिरा देते हो। रेपो रेट गिराओगे इसका मतलब है आपको वॉल्ट कैश अब कम रखना है। वॉल्ट कैश कम रखना है इसका मतलब है अब आपके पास क्रेडिट क्रिएशन के लिए ज्यादा कैश रिजर्व्स हैं। हाई कैश रिजर्व मींस हाई क्रेडिट क्रिएशन, which means high money supply in the economy by commercial bank। high money supply का मतलब अगर डिफ्लेशन का प्रॉब्लम है तो डिफ्लेशन इज सॉल्व। ऑलराइट, अब इसको एक बार स्टेटमेंट्स यहाँ पे जो लिखी है उसके थ्रू समझ लेते हैं। when there is rise in repo rate, तो रेपो रेट के बढ़ने से क्या हो गया? एक सिग्नल गया कमर्शियल बैंक को कॉशियस रहने के लिए। ठीक है, दे अंडरस्टैंड दैट बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई हैज नाउ बिकम एक्सपेंसिव। अब सपोज करिए 2% से बढ़ा के 10% कर दिया है। अब कमर्शियल बैंक के पास एक सिग्नल गया कि अच्छा मतलब अब हमें ज्यादा परसेंटेज चुकाना पड़ेगा एज इंटरेस्ट रेट लोन लेने के लिए। तो वो एक सिग्नल गया कमर्शियल बैंक के पास कॉशियस होने के लिए। अब उनको हेल्दी कैश रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा क्योंकि अब वो ज्यादा रिलाई नहीं कर पाएंगे आरबीआई के फंड्स पे। अगर यही 2% रेपो रेट होता तो बैंक भी सोचता अरे ठीक है वॉल्ट कैश थोड़ा कम भी है तो कम इंटरेस्ट रेट पे मैं भाग के बॉस के पास जाऊंगा, बोलूंगा लोन दे दो मुझे। But now the interest rate is 10%, so I have to think twice before asking for loan from the boss. So it pushes banks to limit lending and carefully manage their liquidity, ensuring that they have enough reserves। ठीक है, दूसरे सिचुएशन में क्या हो रहा है इसका जस्ट ऑपोजिट। जब आप रेपो रेट कम कर देते हैं मतलब आरबीआई से लोन लेना अब चीप है, तो अब आप अफोर्ड कर सकते हो बॉस के पास जाके बोरोइंग। ठीक है, तो बैंक अब कंफर्टेबल है, वो रिस्क फ्री फील कर रहे हैं, तो अब वो ज्यादा लेंडिंग कर सकते हैं फ्रीली। राइट, सो दिस रिलैक्सेस द नीड फॉर मेंटेनिंग स्ट्रिक्ट कैश रिजर्व, ऑल्सो वॉल्ट रिजर्व, एज नाउ बैंक कैन इजिली बोरो फ्रॉम आरबीआई। तीसरा इफेक्ट जाता है मार्केट इंटरेस्ट रेट पे। ये कैसे हो रहा है? देखो, जब रेपो रेट बढ़े, ठीक है, उसके सामने क्या हुआ? देयर विल बी अ राइज इन मार्केट इंटरेस्ट रेट, जिसके कारण से क्या होगा? अगर मार्केट का इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है इट इज गोइंग टू डायरेक्टली इम्पैक्ट द डिमांड फॉर मनी बाय इन्वेस्टर्स और कंज्यूमर्स। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ के 20% हो गया है, मार्केट का इंटरेस्ट रेट नॉट रेपो रेट, तो अब हम और आप जैसे लोग और हमारे पापा या हमारा कोई भी बिजनेस पर्सन सोच रहा होगा लोन लेने के लिए तो वो थोड़ा सा ठहर जाएगा। राइट, तो इसके रिजल्टेंट क्या हो गया? देयर इज फॉल इन डिमांड फॉर क्रेडिट बाय इन्वेस्टर्स एज वेल एज हाउस होल्ड। अब डिमांड कम है तो डिमांड के कम होने के कारण कंजम्पशन भी कम होगा और प्रोडक्शन भी कम होगा और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी कम होगा। इस पूरे प्रोसेस के वजह से अगेन देयर विल बी अ फॉल इन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। अब उसके कारण क्या हो गया? देयर इज फॉल इन क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। तो अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम चल रहा होगा तो वो सॉल्व हो जाएगा। तो रेपो रेट के बढ़ने से क्या हुआ? अगेन कॉस्ट ऑफ बोरोइंग नाउ इज एक्सपेंसिव। अब बैंक को अपनी प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करने के लिए मार्केट इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ा। मान लो अगर आरबीआई ही इंटरेस्ट रेट ले रहा है 10% कॉमर्शियल बैंक से, तो कॉमर्शियल बैंक आपसे और हमसे 15 से 20% तो लेगा, उसको प्रॉफिट मार्जिन भी निकालना है। राइट, तो बैंक मार्केट इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं जब रेपो रेट बढ़ता है।
मार्केट इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं तो सीधा इम्पैक्ट जाता है कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर पे। वो मजबूरन हमें कम करना पड़ता है क्योंकि मार्केट में क्रेडिट की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। अब जो लोन्स का इंटरेस्ट रेट है, कार लोन, होम लोन, वो सब कम हो जाता है। अब इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से हम और आप जैसे लोग डिस्करेज हो जाते हैं एंड बोरोइंग कम हो जाती है, तो क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है तो जब आप रेपो रेट कम करेंगे तो मार्केट इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाएगा, जिसके डोमिनो इफेक्ट से फाइनली इन्फ्लेशन का इशू सॉल्व हो जाएगा। इसी का जस्ट ऑपोजिट होगा व्हेन देयर इज फॉल इन रेपो रेट, राइट। अब बैंक्स के लिए आरबीआई से बोरो करना सस्ता हो गया, इट हैज नाउ बिकम चीप। एज अ रिजल्ट अब वो लोअर इंटरेस्ट रेट पे हमको और आपको लोन दे सकते हैं, ठीक है। अब अगर हमें हमारे पास 8% इंटरेस्ट रेट पे लोन अवेलेबल है तो अब हम घर भी खरीदेंगे, अब हम घूमने भी जाएंगे, अब बिजनेस पर्सन इन्वेस्ट भी करेंगे, वो कंपनीज भी खरीदेंगे, राइट। इकोनॉमी में ओवरऑल कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, जिसकी वजह से डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से अगेन डोमिनो इफेक्ट, क्रेडिट क्रिएशन बढ़ेगा, क्रेडिट ज्यादा आएगा, राइट। और डिफ्लेशन का प्रॉब्लम अगर इकोनॉमी में चल रहा होगा तो वो सॉल्व हो जाएगा। अंडरस्टूड। अब ये इतना डिटेल में मैंने आपको इसलिए समझाया क्योंकि रेपो रेट बार बार आपको आफ्टर योर क्लास 12th दिखेगा, तो आपको मालूम होना चाहिए एग्जैक्टली कि ये क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है, ओके, सो दिस इज इन अ टेबुलर फॉर्म, एक डिफरेंस की राइज इन रेपो रेट से क्या होगा और फॉल इन रेपो रेट से क्या होगा। तो अभी जो हमने इतना सारा डिटेल में सेंटेंसेस पढ़े, आपको उसको अपने नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और राइट इट इन योर नोट्स, दिस शुड सफाइस। इसमें क्लियरली दिया गया है कि क्रेडिट क्रिएशन और सिग्नलिंग टू बैंक यानी वॉल्ट कैश और मार्केट इंटरेस्ट रेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट हमारे पास रेट आता है बैंक रेट। देखो, बैंक रेट और रेपो रेट बहुत सिमिलर चीजें हैं, ठीक है। बैंक रेट में भी सेम प्रोसेस होता है, ये इंटरेस्ट रेट होता है जिससे कंट्री का सेंट्रल बैंक विच इज आरबीआई इन आवर केस पैसे देता है, किसको देता है, आईसीआईसीआई बैंक को यानी कमर्शियल बैंक को, विदाउट रिक्वायरिंग कोलैटरल और सिक्योरिटीज। यहीं पे डिफरेंस आता है। अभी इन स्लाइड्स के बाद वील कवर द डिफरेंस एज वेल। नेक्स्ट पोर्शन देखिए, बैंक रेट लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर लोन्स ऑफ्टन फॉर मैनेजिंग लॉन्ग टर्म बोरोइंग नीड्स ऑफ अ बैंक। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। बैंक रेट को एक इमेजिन करो, हमारे पास कॉमर्शियल बैंक है जो कि है एसबीआई, इसको बड़े लोन की जरूरत है, वो जरूरत हो सकता है उसको ब्रांचेस एक्सपैंड करनी हो, ठीक है, उसको कोई रेवोल्यूशन लाना हो, टेक्नोलॉजी चेंज करनी हो, तो उसको बड़े लोन की जरूरत है फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो ये जो हमारा एसबीआई है, ये भाग के अपने बॉस के पास जाता है विच इज आरबीआई। ये आरबीआई से कहता है कि देखिए बॉस, बहुत कुछ देने के लिए तो नहीं है और लंबे समय के लिए लोन चाहिए, ठीक है, तो आप हमसे इंटरेस्ट भले ही ज्यादा ले लो, हमें लोन दे दो, हम कुछ आपको बहुत ज्यादा दे नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में आरबीआई बोलता है ठीक है मैं लोन दे देता हूं तुमको, लेकिन तुमको थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा जैसे तुमने खुद ही ऑफर किया, ठीक है। तो अभी आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि बैंक रेट, सॉरी, यस, बैंक रेट का इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है रेपो रेट के इंटरेस्ट से, ठीक है। तो एसबीआई जब आरबीआई के पास लोन मांगने गया तो इसके बदले में इसने कुछ भी कोलैटरल नहीं रखा, इसको लोन मिल गया हायर इंटरेस्ट रेट पे, हायर इंटरेस्ट रेट पे इसको लोन मिल गया बिना कोलैटरल रखे लॉन्ग टर्म के लिए। अंडरस्टूड, यही डिफरेंस है। अब क्योंकि ये दोनों बातें लगभग सेम है तो जो तीन इम्पैक्ट्स हमने पढ़े थे, बैंक रेट, सॉरी, रेपो रेट के, वही बैंक रेट में भी इम्प्लाई होंगे। अंडरस्टूड। तो आप वो जो टेबल थी जो
उसको आप इसमें भी इंक्लूड कर सकते हैं। अब एक बार हम समझ लेते हैं बैंक रेट और रेपो रेट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले बैंक रेट एक ऐसा इंटरेस्ट रेट होता है एट विच द सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, यहाँ तक देखो बिल्कुल सेम है, और यहाँ तक सेम होने की वजह से जो इम्पैक्ट है वो दोनों बातें बिल्कुल सेम है। तो जो टेबल अभी हमने पढ़ी थी आप उसको बैंक रेट में भी इस्तेमाल कर सकते हो आफ्टर चेंजिंग फ्यू थिंग्स। जो डिफरेंस है वो अब शुरू हो रहा है। बैंक रेट देखो लॉन्ग टर्म का होता है और रेपो रेट शॉर्ट टर्म का होता है ऑलवेज। ठीक है, बैंक रेट में आपको कोलैटरल की जरूरत नहीं होती है, जबकि रेपो रेट में आपको कोलैटरल की जरूरत होती है विच इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, ये दो डिफरेंसेस हैं, याद रखना बस, और कुछ ज्यादा नहीं है। अब नो फैसिलिटी फॉर रीपर्चेज ऑफ सिक्योरिटीज, बैंक्स बोरो डायरेक्टली विदाउट कोलैटरल। जैसे रेपो रेट में हमने पढ़ा था ना कि इसका फुल फॉर्म ही होता है रीपर्चेजिंग अग्रीमेंट। बैंक रेट में ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई फैसिलिटी नहीं होती ऑफ रीपर्चेजिंग द सिक्योरिटीज, क्योंकि कोई कोलैटरल ही नहीं है। रेपो रेट में आप सिक्योरिटीज रीपर्चेज कर सकते हो, राइट, क्योंकि एक अग्रीमेंट होता है टू बाय देम बैक लेटर इन एक्सचेंज फॉर द लोन दैट इज गिवन बाय योर आरबीआई और सेंट्रल बैंक। व्हाट इज द पर्पस ऑफ बैंक रेट? ये प्राइमरीली लॉन्ग टर्म फंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि रेपो रेट शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नीड्स को होल्ड करने के लिए काम आता है। ठीक है, कोलैटरल बैंक रेट में नहीं होता है, ड्यूरेशन बैंक रेट का लॉन्ग होता है। रेपो का कोलैटरल होता है इन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, उसको प्लेज करना होगा तभी आपको लोन मिलेगा, अदरवाइज यू वोंट गेट द लोन। रेपो रेट यूजुअली शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, ओवरनाइट और डेज और वीक्स। सो दीज वर द फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन योर रेपो रेट एंड बैंक रेट। नाउ दोनों बातें बिल्कुल सेम हैं अपार्ट फ्रॉम टू डिफरेंसेस, इसीलिए जो हमने यहाँ पे पढ़ा इफेक्ट ऑन मार्केट इंटरेस्ट और रेपो रेट एज वार्निंग सिग्नल एंड इम्पैक्ट ऑन बैंक्स कैश रिजर्व, ये बैंक रेट के केस में भी सेम होगा। ठीक है, तो अगर इकोनॉमी में आपके इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम चल रही है तो आप बैंक रेट बढ़ा दोगे। अगर आपको सिग्नल देना है कि वॉल्ट कैश बढ़ाइए तो आप अपना बैंक रेट बढ़ा दोगे। अगर आपको मार्केट में से सक करना है पैसे, अगर मार्केट में एक्सेस मनी सप्लाई है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन है, तो आप अपना बैंक रेट बढ़ा दोगे, जिसके कारण क्या होगा, मार्केट इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। तो एज आई सेड दोनों बातें बिल्कुल सिमिलर हैं। थर्ड वी हैव इज रिवर्स रेपो रेट। दिस इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ द रीपर्चेज रेट। देखो रेपो रेट में हम क्या करते थे, बॉस बैंक को लोन देता था। रिवर्स में क्या हो रहा है, इसका जस्ट ऑपोजिट हो रहा है। बॉस को भी तो जरूरत पड़ सकती है कभी कभी, तो बॉस जाते हैं बैंक से लोन मांगने। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड इन दोनों की डेफिनेशन। देखिए, रिवर्स रेपो रेट एक ऐसा इंटरेस्ट रेट होता है एट विच द आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स। In this agreement, commercial banks lend their surplus fund to the RBI for a short term in exchange for government securities, effectively earning interest on their excess reserve. Now understand this thing. मान लो आरबीआई को सक करना है पैसा, कहाँ से, कॉमर्शियल बैंक से, राइट। तो वो कॉमर्शियल बैंक के पास जाता है और वो बोलता है मुझे शॉर्ट टर्म के लिए आप लोन दे दो। तो एज रेपो रेट वाज फॉर शॉर्ट टर्म, रिवर्स रेपो रेट इज फॉर शॉर्ट टर्म एज वेल। तो आरबीआई कॉमर्शियल बैंक के पास गया, उसने वहां से पैसे उठाए इन फॉर्म ऑफ लोन, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी प्लेज हुई हैं, ये बात याद रखनी है। और इस केस में आरबीआई बैंक को इंटरेस्ट रेट देता है, राइट। उस इंटरेस्ट रेट को ही हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। ये इस्तेमाल क्यों हो रहा है, क्योंकि जो एक्सेस फंड है उसको पार्क करना होगा कॉमर्शियल बैंक को विद योर आरबीआई, राइट।
अगर रिवर्स रेपो रेट, हम ऐसे समझ लेते हैं, रिवर्स रेपो रेट अगर लोअर होगा, रिवर्स रेपो रेट अगर लोअर होगा तो इसका मतलब है बैंक्स डिस्करेज होंगे टू पार्क देयर सरप्लस फंड्स। क्यों? क्योंकि कम इंटरेस्ट रेट पे वो क्यों ही आपको पैसा देंगे। अगर आप इंटरेस्ट रेट 2% से 20% बढ़ाओ, तब तो वो आपके पास पैसे पार्क करेंगे अपने, कि ठीक है हम पैसे अपने दे दे रहे हैं, आप लोन के फॉर्म में ले लो, हमें ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा उस चीज पे, राइट। सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन रिवर्स रेपो रेट फॉल्स। When reverse repo rate falls, there is an encouragement in borrowing. कम रिवर्स रेपो रेट पे आप ज्यादा बोरो करोगे। कैसे? A decrease in reverse repo rate makes it less attractive for commercial banks to park their excess funds with the RBI because they earn less interest. तो अब क्या होगा? अब पब्लिक ज्यादा बोरो करेगी क्योंकि कम रेपो रेट है, इंटरेस्ट रेट जो है रिवर्स रेपो रेट का वो 2% है। तो बैंक सोचेगा अरे हम बॉस को क्यों दें, हम ज्यादा बाहर ही पैसे दे देते हैं। तो अब कॉमर्शियल बैंक के पास ज्यादा पैसे अवेलेबल हैं लेंड करने के लिए, क्योंकि आरबीआई को तो देना नहीं है, क्योंकि उन्होंने रिवर्स रेपो रेट बहुत कम रखा है। ठीक है। दूसरी चीज इसकी वजह से क्या होगी? अगेन इंक्रीज इन मनी सप्लाई। जब देखो बैंक ने ये चुना कि वो मनी लेंड करेगा दूसरों को rather than keeping it with RBI, it can lead to increase in money supply in the whole economy. ये lending to the customers को boost करेगा, क्योंकि बैंक अब अपना lending rate थोड़ा कम रख सकते हैं for commercial sorry for consumers and businesses, encouraging more borrowing and spending which can stimulate economic growth. अब what happens when there is rise in repo rate? So if there is rise in reverse repo rate, ज्यादा फंड्स पार्क्ड हैं कमर्शियल बैंक्स के पास, राइट। मोर फंड्स विद RBI by commercial banks to generate interest on the money that has been parked with the RBI. इसके वजह से क्या है? लेस फंड्स आर अवेलेबल, ठीक है, दैट आर यूज्ड एज CRR फंड्स विद द RBI फॉर द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट। कैश रिजर्व से ही क्रेडिट क्रिएशन होता है, वी ऑल अंडरस्टैंड दैट। तो लार्जर CRR का मतलब है कि लार्जर अमाउंट ऑफ क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, ड्यू टू विच सप्लाई ऑफ मनी डिक्रीज हो जाएगी, ड्यू टू विच इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम इकोनॉमी में सॉल्व हो जाएगा, राइट। सो लेट अस सी हियर, रिवर्स रेपो रेट क्या करता है? बोरोइंग डिस्करेज करता है, ठीक है। एन इंक्रीज इन द रिवर्स रेपो रेट मेक्स इट मोर अट्रैक्टिव फॉर कॉमर्शियल बैंक्स टू लेंड देयर सरप्लस फंड्स टू द RBI since they earn more interest on their deposit. यहाँ पे डिस्करेज का मतलब ये नहीं कि आरबीआई को पैसे देने के लिए डिस्करेज हो रहा है, नहीं। जब आप कंज्यूमर्स को लोन देते हो वो लेंडिंग डिस्करेज हो रही है, क्रेडिट क्रिएशन वाला जो बोरोइंग है वो डिस्करेज हो रही है, राइट। देयर इज डिक्रीज इन मनी सप्लाई, this can lead to decrease in money supply in the economy क्योंकि banks are now incentivized to keep more funds with the RBI। क्यों? क्योंकि RBI अब high reverse repo rate दे रहा है, that is interest rate दे रहा है, ठीक है। इसकी वजह से लेंडिंग रेट्स, मार्केट लेंडिंग रेट्स ज्यादा हो जाते हैं, तो मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली सक हो जाती है आपकी इकोनॉमी में से। यानी अगर आप कंज्यूमर और बिजनेस हाउस लोन या कंपनी या कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए लोन लेने जाएंगे तो उनको ज्यादा इंटरेस्ट रेट चुकाना पड़ेगा। तो इकोनॉमी में जो अगर इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम हो रही होगी तो वो यहाँ से सॉल्व हो जाएगी, राइट। अब दो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि आपको अब रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट में से समझने हैं, क्योंकि आप तीनों चीजें समझ चुके हैं। First observation is repo rate and bank rate are similar. We have already discussed this. The only unsimilar things are पहला short term and long term,
दूसरा कोलैटरल एंड नो कोलैटरल। ठीक है, तो दोनों ही टूल्स सेंट्रल बैंक इस्तेमाल करता है लिक्विडिटी को रेगुलेट करने के लिए। A rise in either rate lends to increase in market interest rate, discouraging borrowing by the commercial bank। दोनों से सेम इम्पैक्ट आता है। ठीक है, थर्ड वी हैव both rates serve as important indicators of the central bank's monetary policy stance। दूसरा ऑब्जर्वेशन है हमारा, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट एग्जैक्टली ऑपोजिट चीजें होती हैं। ठीक है, रेपो रेट वो होता है जिस रेट पे सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को पैसे उधार देता है, राइट। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, द रेट एट विच सेंट्रल बैंक उधार मांगता है कॉमर्शियल बैंक से जाके। जब, राइट, व्हेन देयर इज राइज इन रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट टिपिकली फॉल होता है, और इसी का वाइस वर्सा। सो व्हेन देयर इज fall in your repo rate, there is rise in the repo rate। See here, repo rate increasing money supply and reverse repo rate decreasing money supply। So vice versa, opposite scenario होते हैं दोनों चीजों के। Next we have ratio, first ratio actually, cash reserve ratio, which I think we have understood before, but एक बार यहाँ पे भी देख लेते हैं। The cash reserve ratio ये परसेंटेज होता है ऑफ अ कमर्शियल बैंक्स टोटल डिमांड डिपॉजिट दैट मस्ट बी मेंटेन्ड कैश रिजर्व विद द सेंट्रल बैंक। ना हमने पढ़ा था कि अगर 100 रुपए डिमांड डिपॉजिट है कॉमर्शियल बैंक के पास, तो वो पूरे 100 रुपए लोन में नहीं देता है। बॉस बोलते हैं कि आपको CRR मेंटेन करना पड़ेगा। सपोज करिए वो CRR 10% है, यानी 10 रुपए, तो 10 रुपए आपको इनको बॉस को देने पड़ेंगे। तो 10 रुपए आपने यहाँ दे दिए, अब -10 करो तो क्या बचा, 90। 90 ही आप अब फर्दर लेंड कर सकते हो, और ये हर बार आप जब लेंड करोगे तो आपको CRR मेंटेन करना होगा। ये हमने क्रेडिट क्रिएशन में अच्छे से डिटेल में पढ़ा था। This reserve is kept as a requirement to ensure liquidity and stability in the banking system। अब एक एग्जांपल है यहाँ पे, इमेजिन एक बैंक है HDFC बैंक, उसका टोटल डिपॉजिट 100 करोड़ है। ठीक है, अगर CRR हम मान लेते हैं 4% है, तो 100 करोड़ का 4% आपको कैश रिजर्व रेशियो में मेंटेन करना पड़ेगा, यानी 4 करोड़, और बचे हुए 96% ही आप फर्दर लेंडिंग कर सकते हो। ठीक है, अब अगेन इसमें दो केस सिनेरियोज होते हैं। ऑल्सो एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन अगर आपको याद हो, तो क्रेडिट मल्टीप्लायर इसी का रेसिप्रोकल होता था, इज रेसिप्रोकल ऑफ योर CRR। तो कैश रिजर्व रेशियो, हमने ये बातें उसमें पढ़ी हैं। अगर कैश रिजर्व रेशियो ज्यादा है, इसका मतलब है क्रेडिट मल्टीप्लायर की वैल्यू कम होगी। कैश रिजर्व रेशियो कम है तो क्रेडिट मल्टीप्लायर का वैल्यू ज्यादा होगा। इसमें इनवर्स रिलेशनशिप होती है, there is inverse relationship between credit multiplier and CRR, right? Now let us see what happens when there is rise in CRR। So when there is rise in your CRR, इसकी वजह से क्या हो गया, क्रेडिट मल्टीप्लायर का आपका वैल्यू कम हो गया। क्रेडिट मल्टीप्लायर के वैल्यू के कम होने की वजह से मनी सप्लाई बाय कमर्शियल बैंक्स भी कम हो गया। ये याद रखना, जब भी मैं बोल रही हूँ मनी सप्लाई, यहाँ पे मनी सप्लाई बाय कॉमर्शियल बैंक है। ठीक है, जिसकी वजह से अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम चल रहा होगा तो इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब लेट अस रीड दीज सेंटेंसेस। डिक्रीज्ड लेंडिंग कैपेसिटी होगी पहले तो, यस, क्योंकि बैंक अब लार्जर पोर्शन देंगे अपना। ठीक है, बैंक मस्ट होल्ड अ लार्जर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट इन द रिजर्व, यानी बैंक अब ज्यादा बड़ा पोर्शन देंगे, लेंड मतलब लेंड नहीं, ज्यादा बड़ा पोर्शन मेंटेन करेंगे RBI के साथ। तो अगर फॉर एग्जांपल वो 100 करोड़ में से पहले 4 था, 4 का अगर बढ़ा के 10 कर दें,
तो पहले जहां 96 करोड़ हम लेंड कर सकते थे, अब हमारे पास सिर्फ 90 करोड़ है। तो कम एक्सेस रिजर्व मतलब कम क्रेडिट क्रिएशन, कम क्रेडिट क्रिएशन मतलब मनी सप्लाई घट जाएगी, मनी सप्लाई घटी मतलब इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम होगा तो वो सॉल्व हो जाएगा, राइट। यहाँ पे देखो लिखा है मीनिंग दे हैव लेस मनी टू लेंड आउट। जैसे अगर सीआरआर बढ़ के 4 से 6% हो गया तो एबीसी बैंक के पास अब उसको 6 करोड़ होल्ड करना पड़ेगा इन कैश रिजर्व, रिड्यूसिंग इट्स लेंडिंग कैपेसिटी टू 94 करोड़। दूसरा, ये इम्पैक्ट करता है इन्फ्लेशन को, अभी हमने समझा कैसे, राइट। नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज fall in cash reserve. So again, when there is fall in cash reserve ratio, there is rise in credit multiplier. क्यों? Because they have understood that इन दोनों के बीच में कैसा relationship होता है, inverse relationship होता है। इसकी वजह से there will be rise in money supply of the commercial bank, due to which अगर इकोनॉमी में डिफ्लेशन का प्रॉब्लम होगा तो वो सॉल्व हो जाएगा। ये टूल्स टेक्निकली यूज करते हैं पॉलिसी मेकर्स कि जो ऑनगोइंग इशू है इकोनॉमी का वो सॉल्व हो पाए। फॉर एग्जाम्पल अगर स्लो डाउन का सिचुएशन है, जैसे कोविड का सिचुएशन है, तो वहां पे ऐसे रेशियोज और रेट्स फॉल किए जाएंगे ताकि जो ऑनगोइंग डिफ्लेशन का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो पाए, इकोनॉमी में इनफ मनी सप्लाई हो, स्पेंडिंग हो, कंजम्पशन हो, इन्वेस्टमेंट हो, राइट। नाउ लेट अस सी सेंटेंसेस में क्या लिखा है। सो व्हेन देयर इज इंक्रीज्ड लेंडिंग कैपेसिटी, क्यों? क्योंकि नाउ द सीआरआर हैज फॉलन, मतलब अब उनको कम फंड्स एलोकेट करने हैं आरबीआई के पास, अब उनके पास ज्यादा फंड्स हैं लेंड करने के लिए। बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू होल्ड अ स्मॉलर पोर्शन ऑफ डिपॉजिट इन द रिजर्व, ठीक है, अलाउइंग देम टू लेंड मोर मनी। अब देखो जैसे वो 4% से सीआरआर घट के 2% हो गया, मतलब जो एबीसी बैंक था उसको अब सिर्फ 2 करोड़ रखने हैं, पहले उसको 6 करोड़ या 4 करोड़ रखने पड़ रहे थे। अब उसके पास देखो पहले 96 करोड़ थे, अब 98 करोड़ है लेंड करने के लिए। दूसरा इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे जाता है। इंक्रीज लेंडिंग लीड्स टू हायर मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। अगर मनी सप्लाई ज्यादा है तो वो इन्फ्लेशन, सॉरी नॉट हायर इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन को क्रब कर सकता है, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। इकोनॉमी में स्लो डाउन अगर चल रहा होगा तो वो प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व हो जाएगी। Next ratio that we have is statutory liquidity ratio. It is the minimum percentage of a commercial bank's net demand and time liabilities, जिसको हम शॉर्ट में NDTL बोलते हैं, that must be maintained in form of liquid assets, जैसे कि 3 होते हैं। फर्स्ट is cash, second is gold, third is government securities. It is mandated by the central bank to ensure the bank's solvency and liquidity. जैसे बैंक रन टाइप की प्रॉब्लम होती है तो उसको सॉल्व करने के लिए स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो मेंटेन करना जरूरी है। इसका मतलब है सीआरआर के अलावा और भी रेशियोज होते हैं जो कमर्शियल बैंक को मेंटेन करने पड़ते हैं। सी सिमिलर टू सीआरआर, जब एसएलआर बढ़ता या घटता है, लेट्स टेक जब एसएलआर बढ़ता है तो एक सिग्नल जाता है बैंक के पास टू मेंटेन हेल्दी रिजर्व्स ऑफ लिक्विडिटी, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली उसके कारण क्या होता है, देयर विल बी अ फॉल इन मनी सप्लाई ऑफ द कॉमर्शियल बैंक। तो अगर इकोनॉमी में अगर इन्फ्लेशन का कोई प्रॉब्लम चल रहा होगा तो वो सॉल्व हो जाएगा। लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन यू इंक्रीज और डिक्रीज द let us see what happens when you increase or decrease the statutory liquidity ratio. So what happens when there is a rise in SLR, due to which there is rise in liquid asset, rise in liquid asset held by the commercial banks. इसके वजह से क्या होगा, there will be a fall in funds available for CRR deposit for the credit creation. अब credit creation के लिए अगर CRR कम है
तो ऑटोमेटिकली देयर विल बी अ फॉल इन मनी सप्लाई, ठीक है। अगेन ड्यू टू दिस, अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन जैसा प्रॉब्लम चल रहा होगा तो इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब एसएलआर और इससे पहले जो हमने पढ़ा था सीआरआर, इसमें एक डिफरेंस होता है। सीआरआर आपको बैंक के पास मेंटेन करना होता है, जबकि एसएलआर बैंक को अपने पास रखना पड़ता है, ठीक है। लेट अस रीड दिस। डिक्रीज्ड लेंडिंग कैपेसिटी होता है व्हेन देयर इज राइज इन एसएलआर। हायर एसएलआर का मतलब होता है बैंक को अब लार्जर पोर्शन मेंटेन करना है इन फॉर्म ऑफ लिक्विड असेट्स, और वो लिक्विड असेट्स तीन फॉर्म के होते हैं। फर्स्ट इज कैश, सेकंड इज गोल्ड, थर्ड इट इज unencumbered approved securities यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। दिस रिड्यूसेस द अमाउंट दे कैन लेंड, ठीक है। एक्सेस रिजर्व अब उनके पास कम बचते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एसएलआर 18% से बढ़ा के 20% कर दिया गया है, तो बैंक को अब ज्यादा फंड असाइड रखने पड़ेंगे और उनके पास कम फंड्स हाथ में बचेंगे लेंडिंग के लिए, ठीक है। सो इट डिक्रीजेस देयर लेंडिंग टू बिजनेसेस एंड कंज्यूमर्स। दूसरा इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, if you raise the SLR, your problem of inflation is solved, ठीक है। Let us see what happens when there is fall in SLR। देखो SLR के fall होने से क्या हो रहा है, there will be fall in liquid asset that commercial bank has to maintain with itself, जिसके कारण there will be rise in funds available for CRR deposits for credit creation, जिसके कारण क्या होगा, देयर विल बी राइज इन मनी सप्लाई। राइज इन मनी सप्लाई की वजह से अगर इकोनॉमी में डिफ्लेशन का इशू चल रहा होगा तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेट अस रीड दिस। इंक्रीज लेंडिंग कैपेसिटी होती है इफ यू लोअर एसएलआर। लोअर एसएलआर अलाउ करता है बैंक को टू कीप स्मॉलर पोर्शन ऑफ देयर असेट्स इन लिक्विड फॉर्म, एनेबलिंग देम टू लेंड मोर। फॉर एग्जाम्पल अगर एसएलआर 18% से घटा के 16% कर दिया जाएगा तो बैंक अब ज्यादा लेंड कर सकते हैं। उनको कम पोर्शन सेट असाइड रखना है अपने पास इन फॉर्म ऑफ लिक्विड असेट, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, ये प्राइस लेवल को मेंटेन करने में काम आता है। अगर डिफ्लेशन का प्रॉब्लम होता है तो वो सॉल्व हो जाता है, राइट। लास्ट इन आवर क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स वी हैव ओपन मार्केट ऑपरेशंस। देखो ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है खरीदना और बेचना ऑफ सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट बाय आरबीआई। अब ये जो सिक्योरिटीज होती हैं, ये सिक्योरिटीज क्या हो सकती हैं, इट कैन बी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, ठीक है। ये कब टूल यूज होता है, आरबीआई इस टूल को दो तरीके से यूज कर सकता है। पहला, जब उसको सोक करना हो। आप सोचिए एक स्पंज है, ठीक है। स्पंज है आपके पास एक, और पानी है बहुत सारा। पानी समझ लीजिए मनी है, ठीक है। तो मनी इकोनॉमी में ज्यादा है तो इन्फ्लेशन है यहाँ पे। तो अगर आरबीआई को इन्फ्लेशन सॉल्व करना होगा तो वो स्पंज विच अगेन इज ओपन मार्केट ऑपरेशन का इंस्ट्रूमेंट, वो पानी के पास लेके जाएगा और सारी चीजें सोक कर लेगा, राइट। अब इमेजिन करिए एक स्पंज है अगेन, और इकोनॉमी में थोड़ा पानी है। अब ज्यादा पानी डालने के लिए वो पानी से भरा हुआ स्पंज निचोड़ेगा और यहाँ पे ज्यादा पानी आ जाएगा। इसका मतलब है मनी सप्लाई इंक्रीज कर जाएगी। अब डिफ्लेशन का प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व हो जाएगा। तो आरबीआई यूजेस इट फॉर आइदर सोकिंग लिक्विडिटी फ्रॉम द इकोनॉमी और रिलीजिंग लिक्विडिटी फ्रॉम द इकोनॉमी, राइट। दो तरीकों से इस्तेमाल होता है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द आरबीआई in the open market to regulate money supply and controlling inflation. This tool used to manage liquidity in the economy. जैसे हमने समझा soaking and releasing of the money. Let us see जब आरबीआई सिक्योरिटीज बेचता है, right, when there is sale of securities by RBI, it decreases the money supply। जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच रहा है तो इसका मतलब है कमर्शियल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सब बॉस के पास पहुंचेंगे और वो बॉस से अब जो सिक्योरिटीज हैं वो खरीदने लगेंगे। खरीदेंगे तो कमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का जो फंड होता है वो आरबीआई के पास चला जाएगा और उसके बदले में उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मिल जाएंगी,
राइट। इस ट्रांजैक्शन से क्या फर्क पड़ा? दिस ट्रांजैक्शन रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल फॉर बैंक्स टू लेंड। अब मान लो जो कॉमर्शियल बैंक्स थे, पीएनबी, एसबीआई, ये सारे बॉस के पास यानी आरबीआई के पास पहुंचते हैं अपने अपने पैसे लेके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदने के लिए। तो आरबीआई क्या कर रहा है? मनी सोख कर रहा है इकोनॉमी में से, अपने स्पंज से, विच इज ओएमओ, मनी सोख कर रहा है, राइट। इंटरेस्ट रेट पे इसका क्या इम्पैक्ट आता है? जब मनी सप्लाई डिक्रीज हो रही है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं। क्यों? अगर आपके पास कम फंड्स अवेलेबल हैं और बहुत सारे लोग हैं लेंड मतलब बोरोइंग करने के लिए, तो आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हो, तो उसमें से वो ही लोग ले पाते हैं जो वो अफोर्ड करते हैं, राइट। हायर इंटरेस्ट रेट डिस्करेज करता है बोरोइंग और स्पेंडिंग को, एंड इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं वो सिचुएशन जब आरबीआई खरीदता है सिक्योरिटीज। खरीदना मतलब क्या होता है? एक दुकानदार है आरबीआई, वो एसबीआई, चलिए पीएनबी ले लेते हैं, वो खरीद रहा है। इसका मतलब है वो आरबीआई पीएनबी से सामान उठा रहा है और उसके बदले में वो पैसे दे रहा है। पैसे देने का मतलब वो मनी रिलीज कर रहा है, उसका जो स्पंज है, स्पंज को निचोड़ रहा है और पानी दे रहा है। पानी इज आवर मनी सप्लाई हियर। So what happens when there is increase in money supply? जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदता है बैंक से, तो इट इंजेक्ट्स मनी इन द बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम में पैसे इंजेक्ट हो रहे हैं। द बैंक रिसीव कैश इन एक्सचेंज फॉर द सिक्योरिटीज। हायर कैश मीन्स हायर क्रेडिट क्रिएशन। क्यों? क्योंकि अब उनके पास ज्यादा मनी है फॉर लेंडिंग, राइट। अब इसका इंटरेस्ट रेट पे क्या इम्पैक्ट आता है? जब मनी सप्लाई बढ़ रही है तो इंटरेस्ट रेट घटते हैं। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास ज्यादा अवेलेबिलिटी है मनी की, मनी ज्यादा है इकोनॉमी में, तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप हमें ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे दोगे, पीएनबी अगर हमें कम इंटरेस्ट रेट पे देगा तो हम उसके पास भाग जाएंगे। अगर हमें कोटक उससे भी कम इंटरेस्ट पे देगा तो हम उसके पास भाग जाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मनी सप्लाई ज्यादा है पूरे बैंकिंग सिस्टम में। तो इट लोअर्स इंटरेस्ट रेट एनकरेजिंग बोरोइंग एंड स्पेंडिंग, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। अगेन डिफ्लेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करता है, बट यही सेम टूल आप इन्फ्लेशन में यूज नहीं करोगे। ऑलराइट, so that is it for our quantitative instruments. We'll be reading about qualitative instruments in our next lecture.